वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज हमारा फरवरी का आखिरी दिन है। आखिरी दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम सभी लोग देख लेते हैं। क्या क्या हमसे करंट अफेयर्स इसमें पूछे जा सकते हैं। आज वीडियो थोड़ा लेट आया है, बट करंट अफेयर सारे के सारे ये वाले इंपॉर्टेंट ही रहने वाले हैं। अब जैसे अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आपके सामने है ये ग्रुप, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हो किसी भी समय। हमारे पास ये है टेलीग्राम चैनल, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ये है हमारे इम्पोर्टेंट 5 आर्टिकल्स, जिसमें सबसे पहला है मंकी की स्किन के जो ट्रेड होता है उस पे बैन लगाना। फिर तिरुपति स्वच्छ सर्वेक्षण, सीनियर केयर जो होती है मतलब वरिष्ठ लोग हैं उनकी देख। फिर इसके बाद फाइनेंशियल डिवोल्यूशन न्यूक्लियर पावर के ऊपर। तो सबसे पहला आर्टिकल है ह्यूमन, ये जो डंकी की स्किन है उसके ऊपर बैन लगाना। देखो यार, डंकी जो है वो एक, आप जानते हैं, लाखों लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानवर के रूप में। और अफ्रीकन यूनियन ने अभी ये डिसाइड करा है कि डंकी की स्किन के ट्रेड के ऊपर पहले क्या कराया जाएगा, सबसे पहले तो उस पर बैन लगाया जाएगा। काफी अच्छा स्टेप, बिल्कुल काफी सही सोच है। अफ्रीकन यूनियन ने अभी इथोपिया में मिले थे ये लोग, तब डिसाइड करके इन्होंने एक दर अस सलम करके एक डिक्लेरेशन साइन करी है, जिसमें डंकीज जो हैं अफ्रीका के, उनके साथ ये अग्रीमेंट जो है वो साइन किया जाएगा। ठीक है। पूरे वर्ल्ड में बात चल रही है कि भाई अफ्रीकन के जो एनिमल्स हैं सबसे ज्यादा, मतलब जहाँ पे ये डंकीज मिलते हैं उनको थ्रेट है, तो उसको बचाने की जरूरत है। जनवरी 2021 में भी इकोवॉस की मीटिंग हुई थी। इकोवॉस पता है आप लोगों को क्या है? इकोवॉस है इकोनॉमिकल कोऑपरेशन ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। वेस्ट अफ्रीका की जो स्टेट्स हैं उनका एक पूरा एरिया है जहाँ पे मंकी का वहां पे ट्रेड किया जाता है। ठीक है, स्किन का ट्रेड। तो वहां पर जो ये किया गया है, क्योंकि वहां पर एक मेडिसिन बनती है चाइना की जिसका नाम है इजाइयो। ये बहुत ज्यादा डिमांड में है क्योंकि ये वाला जो पूरा ट्रेड है ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। इजाइयो की प्रोडक्शन पिछले 5 सालों में बढ़ी भी बहुत ज्यादा है। और आज के टाइम पे अगर हमें इजाइयो की मेडिसिन को बनाना है तो उसके लिए कम से कम यहाँ पर 5.9 मिलियन डंक की स्किन जो चाहिए होती है, जो चाइना की डिमांड है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो ये है इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो वहां पे ये नीड है काफी ज्यादा इस चीज की कि ये चीज करी जाए। ठीक है, डंकी के लिए इसका काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। डंकी की स्किन जो होती है उसको काफी ज्यादा जरूरत और यहाँ पे डिमांड है काफी ज्यादा। ठीक है, तो अफ्रीका में ये चीज सबसे ज्यादा देखी गई है। ठीक है, अफ्रीका के रीजन में, इसीलिए यहाँ पर ये वाला जो है चीज काफी ज्यादा न्यूज में रही है अफ्रीका में। ठीक है, फार्मर्स भी काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन वही है कि डंकीज का ट्रेड बहुत ज्यादा किया जाता है, चाहे वो घाना, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, माली, नाइगर, सेनेगल, युगांडा, इन जगह पे ट्रेड भी खूब किया जाता है। और इसी वजह से मंकी की जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई है पिछले 10 सालों में। ठीक है, मंकी की पॉपुलेशन, सॉरी डंकी की, मंकी नहीं डंकीज की, गधों की, मतलब डंकी सही सही रहेगा बोलना। डंकी की पॉपुलेशन केन्या में भी काफी कम हो गई है। ठीक है, जो भी थी यहाँ पर काफी ज्यादा डिक्रीज हो गई है पॉपुलेशन। तो डंकी की जो प्रोटेक्शन की भी बात हो रही है कि ये जो अग्रीमेंट्स वगैरह हैं, ये 33 मिलियन डंकीज को भी देखा गया है कि भाई चोरी हो गए हैं, किसी को चुरा लिया गया है, किसी की ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग मतलब तस्करी करना, ये भी हुआ है। और वही है कि अब काफी ज्यादा ये चीजें बढ़ती जा रही है। डंकी हमारे लिए जरूरी है बचाना, ताकि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत व्यापक जो हमारे लक्ष्य हैं उनको भी हम यहाँ पे बचा सकते हैं। तो ये डिसीजन जो है अभी लिया गया है, काफी बड़ा डिसीजन है अफ्रीकन यूनियन का। और हो सकता है डिसीजन से इंस्पायर होके ब्राजील भी ये चीज करे। लेकिन इससे वही है कि भाई अगर ऐसा होगा तो जो चाइना की सप्लाई ट्रेड है, सप्लाई जो चेन है, वहां पे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। और वही है कि ये काफी एक, मतलब हो सकता है आगे चल के ये कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आए। तो ये है आपका पूरा आर्टिकल जो कि डंकी से जुड़ा हुआ है। आपको ये पूरा पूरा आर्टिकल ऐसे ही लर्न करना है। रटना तो क्या कहूं मैं, जो आपको मैंने समझाया है उस हिसाब से इसको आपको पढ़ के भी जाना है पूरा का पूरा आर्टिकल। ठीक है भाई, क्लियर हुई बात? बढ़े आगे, चलिए। अगला है हम लोगों का, ये तो हो गया हमारा सेकंड आर्टिकल है तिरुपति स्वच्छ सर्वेक्षण।
क्यों? क्योंकि अभी जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के हुए हैं उसमें तिरुपति की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो टॉप यहाँ पे आई है। ठीक है, तिरुपति जो है यहाँ पर वो वेस्ट यहाँ पर उनका हो, फूड वेस्ट, ड्राई वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, इन सब में यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा टॉप करने पे आई है। ठीक है, वहाँ की सैनिटेशन सर्विसेज, वहाँ के वर्कर्स जो है सैनिटेशन सर्विसेज में हेल्प करना, 100% डोर टू डोर, मतलब कि घर से घर जाकर के वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है। तो काफी ज्यादा अच्छा सिस्टम बना दिया उन्होंने, ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी बना दिया है जिसकी वजह से उस पर लगातार नजर रखी जाती है। तो वेस्ट प्रोसेसिंग सिस्टम काफी अच्छा हो गया तिरुपति में, जिसकी वजह से वहाँ का वर्कलोड ट्रांसपोर्टेशन भी काफी सही हो गया है। ठीक है, तो बेसिक बात यह है कि भाई वेस्ट प्रोसेसिंग सिस्टम उनके मेन मेन जगह पे बना दिए गए हैं। ठीक है, तो तिरुपति म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मेन मेन ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वहां पे ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट दोनों अलग अलग रखा जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है वेस्ट को कि भाई ऐसा कौन सा वेस्ट है जो हम दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं, ऐसा कौन सा वेस्ट है जो रिसाइकलेबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की सारी सारी जो चीजें होती है ना वो यहाँ पर बताया गया कि भाई रिसाइकलेबल है तो उसको सीधा भेज दिया जाता है सब जगह पे। ठीक है, तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो है इसकी प्रॉपर्टी काफी अच्छे तरीके से की जाती है। अभी वहां पर एक फैसिलिटी है तिरुपति में, वो संभालती है इन चीजों को। तो मेन ये है, अगर आप देखो बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, ये सिर्फ आपकी रीडिंग करने के लिए आप इसको रीड कर सकते हो, बट वही है कि एग्जाम के लिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन वही है जो मैंने आपको अभी बताई है। जो मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर रही हूँ वही सिर्फ एग्जाम के लिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं बता रही हूँ। मेन वही इन्फॉर्मेशन आपको पूरे को याद रखनी। राइट एवरीवन, वहां पे बायोमिथेनेशन प्लांट जो है उसको भी लगाया गया है। बायोमिथेनेशन प्लांट वहां पे बनाया गया है ताकि तरीके से वहां से जो भी सिटी वेस्ट आ रहा है उसको फिर बायोग्रीन सिटी वेस्ट में उसको लेकर के जाया जा सके। ठीक है भाई, कंस्ट्रक्शन वगैरह वहां पे जो है वो वेस्ट आता है उधर तिरुपति में, 20 से 25 टन कंस्ट्रक्शन की डेमोलिशन जो है वो किया जाता है, ध्वस्त होता है ना जो वो करना, वो भी आता है काफी ज्यादा। रामापुरम डंप साइट है वहां पर भी। तिरुपति जो है असल में ये पल्लवा किंग्स ने बनाया था, ये हिंदू देवता वेंकटेश्वर के निवास के रूप में सबसे ज्यादा जाना जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स आपको मिलेंगे, वेंकटेश्वर कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, विजयनगर एम्पायर के मिलेंगे आपको। ठीक है, वेंकटेश्वर की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तिरुपति में आपको बहुत ज्यादा क्लासिकल डांस फॉर्म्स भी मिलेंगे जैसे कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, सबने सुने हुए हैं ना। वेंकटेश्वर टेम्पल तो आप जानते हैं, तिरुपति टेम्पल भी आप जानते हैं। तिरुपति का मतलब होता है लक्ष्मी के भगवान, लक्ष्मी जी भगवान मतलब वेंकटेश्वर जी को वो, वेंकटेश्वर जो भगवान है उनको वहां पर वो डेडिकेटेड है। ठीक है, उसके बाद वहां पर जो है आपको लड्डू प्रसाद के रूप में मिलता है। तो ये सब चीजें थी, तो थोड़ा बहुत तिरुपति के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये भी आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद में रखनी है। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले आर्टिकल की तरफ। वो कहता है भाई सीनियर केयर, क्योंकि इंडिया में अभी क्या हुआ है, जनसंख्या जो बढ़ती बुजुर्ग की आबादी है उसमें काफी ज्यादा देखने को मिला है। असल में जो जनसंख्या है पूरी बुजुर्गों की कुल आबादी, वो पूरी कुल आबादी का 10% है। ठीक है, तो ये बढ़ेगी 2050 तक आते आती काफी बड़ा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि युवा बहुत ज्यादा है ना अभी, वो आगे आने वाले समय 2050 तक बूढ़े हो जाएंगे, उसमें मैं और आप भी शामिल हैं। तो नीति आयोग की रिपोर्ट ने ही ये चीज अभी रिलीज करी है जिसमें इस इशू के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने बोला है कि सबसे पहले तो अगर ये जो सीनियर हो जाएंगे इनके पास सबसे पहले तो क्या सुविधा नहीं होगी, सबसे बड़ा चैलेंज है हेल्थ केयर के ऊपर। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अडल्ट इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम शुरू होने चाहिए ताकि डिजीजेस से मुक्त हो सके। दूसरा, हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट की बहुत बड़ी शॉर्टेज है, हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट है नहीं। तो हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट यहाँ पर सबसे पहले तो वो होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव की जा सके। उसके अलावा सोशल सिस्टम हो गया, फैमिली डायनामिक्स हैं, उसमें चेंजेस काफी सारे होंगे और उसको इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद केयर वर्कर्स वगैरह जो होंगे उनको यहाँ पर जो है एक बेटर करने की कोशिश यहाँ की जाएगी। इनसफिशिएंट जो फाइनेंशियल लिटरेसी चल रही है उसको अभी ठीक करो ताकि आगे आने वाले समय में वो चीजें देखने को मिले, तो ये चीजें दी गई हैं। बाकी देखो ये तो नहीं है कि भाई ऐसा डिजिटल एक्सेस तो आजकल के टाइम पे सभी को है, ताकि आगे आने वाले समय में उन सभी के पास तो डिजिटल एक्सेस है। ठीक है, वो सब तो चीजें देखने को मिल जाती हैं।
आज के टाइम पे, ठीक है। तो ये मेन थे, आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इन चीजों का। तो ये आज के टाइम पे इन पे ध्यान दिया जा रहा है। और आज के टाइम पे डब्ल्यूएचओ ने भी ग्लोबल स्ट्रैटेजी एंड एक्शन फॉर एजिंग एंड हेल्थ भी स्टार्ट किया हुआ है। मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग स्टार्ट किया हुआ है। यूएन ने भी ओल्डर प्रिंसिपल्स पे, एजिंग पे काफी सारे स्टेप्स लिए हुए हैं। वही पूरे इंडिया ने भी जो है हेल्थ केयर के ऊपर, एल्डरली के ऊपर काफी जगह पे फ्री भी किया हुआ है, पॉलिसी दी हुई है। जैसे वाया वाया वंदना योजना, वय वंदना योजना जो है उसमें भी किया हुआ है। पॉलिसी कम पेंशन स्कीम स्टार्ट किया है। व्योश्री योजना की गई है, बीपीएल कैटेगरी के सीनियर सिटीजन्स के लिए ओल्ड एज को पेंशन दी गई है। तो काफी सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि इंडिया में ऑलरेडी फॉर एल्डरली पीपल चल रहे हैं। ठीक है भाई, एल्डरली पीपल काफी सारे इनिशिएटिव जो है वो वर्क भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 41 में लिखा हुआ है कि वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस के केस में जो है हेल्प मिलनी चाहिए। ओल्ड एज, सिकनेस, एम्प्लॉयमेंट, इन केसेस में हेल्प जो है वो मिलनी चाहिए। राइट। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं जो कि ऑलरेडी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि ये सब जो है ऑलरेडी लिखे हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आपने डीपीएसपी को अच्छे से स्टडी किया है तो आपको ये आराम से मिल जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है। आर्टिकल 46 भी कहता है कि भाई एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए, राइट ऑफ पर्सन्स मिलने चाहिए। ठीक है। ये सब चीजें आपको, अगर आपने पढ़ा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको इसका आइडिया जरूर होगा। वही उसके अलावा नीति आयोग भी आपको पता है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। नीति आयोग यहाँ पर जो है हमारी इंडिया में 2015 में बनाई गई थी। राइट, आप जानते हैं इस बात को। और साथ ही साथ जो नीति आयोग है वो अपना हमेशा कुछ ना कुछ इंडेक्स जो है वो रिलीज करती ही रहती है। और फिर उसके बाद जो भी उनका इंडेक्स होता है वो वहां पर उसके बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखा हुआ होता है। तो अभी फिलहाल जो है नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में जानी जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम लोग आगे की टाइम टाइम पर विकसित भारत के रूप में बन के जा रहे हैं या नहीं, विकसित भारत के रूप में हम लोग बन रहे हैं आज के समय में या नहीं बन रहे। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स है जो कि आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। फर्स्ट वाला आपको ये वाला आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही हमारा फाइनेंशियल डेवोल्यूशन के ऊपर आता है। फाइनेंशियल डेवोल्यूशन का क्या मतलब है? इंडिया में जो है फाइनेंशियल डिवोल्यूशन देखने को मिल रही है। आर्टिकल 270 में लिखा हुआ है कि जितना भी टैक्सेस होगा वो कलेक्ट करके बेस आगे जो है वो डिवाइड किया जाएगा। और ये जो डिवीजन होगी हमारे इंडिया में, फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग यहाँ पर देखेगी। वित्त आयोग जो पूरी डिवीजन करती है उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि क्या क्या डिवीजन जो है वो यहाँ पे की जाती है। तो अब ये जो हमारी डिवोल्यूशन होती है, वित्त आयोग जो यहाँ पर परफॉर्म करता है वो सीजीएसटी, एसजीएसटी के रूप में किया जाता है। फाइनेंस कमीशन के बारे में ही आपको बेसिकली जो है वो पता होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में लिखा गया है। और साथ ही साथ फाइनेंस कमीशन जो है वो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस का काम देखती है। आर्टिकल 280 में प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं, 5 सालों के लिए किया जाता है। और वो 5 सालों के लिए जो है आप यूं कह लीजिए कि पूरे इंडिया में तरीके से यही काम देखती हैं। भाई पूरी की पूरी ये देखती है कि भाई किस तरीके से पूरे इंडिया में संभाला जाएगा फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन। वही स्टेट लेवल पे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वो स्टेट लेवल में जिम्मेदारी किसकी होती है? वो जिम्मेदारी होती है स्टेट फाइनेंस कमीशन की। जो डिफरेंस है दोनों चीजों में, ठीक है। तो ये आप लोगों को दिमाग में रखना है ये पूरा। ये सबसे सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आप इसको जो है लिख सकते हो, सारा सारा नोट कर सकते हो आप लोग। यहाँ पर जितनी जितनी बातें लिखी गई हैं आपको इस पूरे के बारे में आइडिया होना चाहिए। बढ़ते हैं इसके बाद आगे। फाइनेंस कमीशन मैंने पूरा समझा दिया। इसमें चेयरमैन होते हैं, 4 अदर मेंबर्स होते हैं। ठीक है। उसके अलावा क्वालिफिकेशंस जो हैं वो लिखी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो नहीं लिखी हुई। फाइनेंस कमीशन का एक एक्ट आया था उसमें लिखी गई है। 16 फाइनेंस कमीशन अब बना दी गई है जो कि अरविंद पंगारिया के अंडर होगी, जो कि पूरा डिवाइड करेंगे सेंटर और स्टेट के बीच में। स्टेट के बीच में जो होता है वो ऐसे ही डिवाइड नहीं होती। स्टेट के बीच में जो डिवीजन होती है वो पॉपुलेशन, इनकम और उनका डेमोग्राफिक डिविडेंड के बेस पे की जाती है पूरी डिवीजन। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये डिवीजन होती है सारी।
ठीक है भाई। फाइनेंस कमीशन जरूरी भी है इंडिया में सेटअप करना, काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है इंडिया में इसका सेटअप होना। वही चीज लिखी हुई है यहाँ पर पूरी। आप पूरा का पूरा यहाँ पर रीड कर सकते हो ये सारे फैक्ट्स, ताकि सेंटर और स्टेट के बीच में किसी भी टाइप का कोई भी इंटीग्रेशन का जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कभी भी ऐसी हमें देखने को मिले ही ना। ठीक है ना, तो वो चीज है इसके अंदर, आप इसको रीड कर सकते हो। लास्ट आता है न्यूक्लियर पावर के ऊपर। इंडिया आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी में कितना ज्यादा कंज्यूम भी करता है और प्रोड्यूस भी करता है, फिर भी हम लोग, हमारी जो बहुत बड़ी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो फॉसिल फ्यूल से कंप्लीट होती है। तो इंडिया यहाँ पर न्यूक्लियर पावर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की भी डिमांड कर रहा है कि अगर इंडिया में हम लोग न्यूक्लियर पावर पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं तो उसमें भी कोई हार्म नहीं है। तो ये भी इंडिया ने यहाँ पर डिसाइड करा है। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और $26 बिलियन की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इंक्रीज की जाएगी, सो दैट इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट की जाए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ना हो। गवर्नमेंट जो है वो रिलायंस, टाटा, अडानी, वेदांता के साथ मिलजुल के इसको करने की तैयार है। इसमें गवर्नमेंट जो है वो एनपीसीआई के तहत पूरा यहाँ पे डिपार्टमेंट को संभालेगी और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेड इस पूरे को सेटअप करता है यहाँ पर। तो इन्वेस्टमेंट प्लान इस तरीके से चलेगा, अगर हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो टेक्नोलॉजिकल भी बढ़ेगी, इकोनॉमिकल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। ठीक है, और थ्योरम को यूटिलाइज भी किया जाएगा बिकॉज इंडिया के पास थ्योरम का अमाउंट काफी ज्यादा है अपने आप में। तो इस तरीके से ये पूरे फैक्ट्स हैं जो कि आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। ये सारे फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पे। अपार आईडी जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ने अभी लॉन्च करी है ताकि स्टूडेंट्स के लिए एक स्टार्ट किया जा सके, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर्ड, इसकी फुल फॉर्म है। स्टूडेंट्स के लिए एक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन कार्ड बन जाएगा जिसमें हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, हमारा क्रेडिट स्कोर, हमारे सारे सर्टिफिकेट, प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक सब कुछ एक स्टूडेंट का एक आधार आधार कार्ड जैसे हमारा होता है ना, उसी टाइप का ये भी पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो ये 12 डिजिट का एक अपार आईडी होगा जिसमें हमारी सब सब हमारी एक तरीके से इंफॉर्मेशन सारी की सारी एक साथ ही यहाँ पर जुड़ जाएगी, तो उसे हम कहते हैं अपार आईडी, जो भी नई स्टार्ट की गई है। ऐसे ही ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एनएचएआई ने स्टार्ट करा है, जिसमें क्या किया जाएगा, इसमें वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन रखा जाएगा। ये आज का हमारा मेंस का क्वेश्चन भी है जो आप रीड कर सकते हो। इस पूरे सिस्टम में यहाँ पर वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन किया जाएगा जिसमें पुराने कैमरास को हटा करके ट्रैफिक के इंसिडेंट्स को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। कैमरा इंस्टॉलेशन होगी हर 10 किलोमीटर पे। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर जो है कैमरा कैमरा हर 1 किलोमीटर पे भी लगाया जाएगा और अपने आप ही ये, और अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसको यहाँ पर डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये है इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो एग्जाम में सीधा सीधा आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप ये सारा कुछ नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम के लिए काफी जरूरी बन जाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप इसको एक बार सब लोग लिख लीजिए। ओके, चलिए फिर यहाँ तक आपका मेंस का क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ठीक है भाई, इसको अपना कंप्लीट करना, सारी चीजों को लिखना, यही सब एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं चीजें। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।